हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनवरी मंथ की रिपोर्ट्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने इस जनवरी रिपोर्ट से रिलेटेड मैंने पिछले 2 वीडियोस भी बना रखे हैं, तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस ना देखे हों तो आई इंसिस्ट कि आप उन वीडियोस को भी एक बार देख लीजिए। और इस तरह से आपके जनवरी मंथ की सारी रिपोर्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगी। ओके, इस वीडियो में हम सारी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स जो जनवरी टू 31 जनवरी में आई हैं, लाइक आयशे रिपोर्ट, योर एसर रिपोर्ट, पंचायती राज जो रिपोर्ट बाय आरबीआई, तो हम इन सारी रिपोर्ट्स को कवर करने वाले हैं एमसीक्यूज़ के द्वारा से। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यूज़ को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एस्टिमेट। तो ये हमसे पूछा गया है। तो हम सबसे पहले इस रिपोर्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इस रिपोर्ट में बोला क्या गया है। सो दिस इज द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एस्टिमेट। ओके, तो ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ही रिलीज करता है। इसमें बोला गया है कि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व हैं। इंडिया के पास 90वें स्थान पर गोल्ड रिजर्व्स आते हैं। इंडिया का गोल्ड रिजर्व्स हमें पता होना चाहिए, विच इज़ 2191 टन्स। और इसकी वैल्यू लमसम आप देखोगे तो 1,31,000 मिलियन डॉलर्स के आसपास आती है। ठीक है, तो आपको अगर ये बातें याद रहती हैं तो इस रिपोर्ट में इससे ज़्यादा और कुछ याद करने को नहीं है। क्या क्या याद रखना है आपको? आपको याद रखना है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एस्टिमेट है। ये कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल करता है। सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स किस कंट्री के पास हैं? सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स यूएसए के पास हैं। इंडिया का स्थान 90वें स्थान पर है। और इंडिया का जो गोल्ड रिजर्व्स है वो है 2191 टन्स। एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। उसके हिसाब से इसकी वैल्यू लमसम बन जाती है 1,31,000 मिलियन डॉलर्स। ओके, अगर आपको इतना याद है तो हम अपना एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इट इज सेइंग दैट इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ गोल्ड रिजर्व्स वर्ल्ड वाइड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एस्टिमेट इज, इंडिया की रैंक है आपकी 9th। आपको ये याद रखना है, ठीक है। और टॉप किसने किया है? टॉप यूएसए ने किया है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज अबाउट द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बोला क्या क्या गया है। अब हम आते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ये हमें पता होना चाहिए करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कौन रिलीज करता है। इट इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस इंडेक्स में स्कोर जो होता है आपका 0 से 100 तक होता है, ठीक है। और जितना ज़्यादा स्कोर है तो इसका मतलब वो उतना ही कम करप्टेड जगह है। जितना ही कम स्कोर है उतना ही ज़्यादा करप्शन है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें बोला गया कि जो ग्लोबल एवरेज है सीपीआई का वो है 43। ग्लोबल एवरेज है सीपीआई का 43, यानी कि इट हैज़ रिमेन्ड स्टेगनेंट फॉर 12th कंजिक्यूटिव ईयर्स। यानी कि 12 साल से ये जो एवरेज है ग्लोबल का वो 43 ही है। एशिया पैसिफिक की बात करूं तो एशिया पैसिफिक का एवरेज है 45। इसका मतलब कि ये जो स्कोर है ये 5 साल से स्टेगनेंट ही है, मतलब 5 साल से यही स्कोर आता जा रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कोर बढ़ेगा तो करप्शन कम होगा, इसका मतलब ये है। तो जो टॉप पे जो लीस्ट करप्टेड कंट्री जिसमें करप्शन बहुत कम है वो है डेनमार्क, ठीक है। हमें याद करना है, उसका स्कोर भी हमें पता चाहिए, इसका स्कोर है 90। और बॉटम में जो सबसे ज़्यादा करप्टेड कंट्री को बताया गया है वो है सोमालिया, जिसका स्कोर बताया गया है 11। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की 2023 में रैंक है 93 और इसका स्कोर है 39। जबकि जो 2022 से अगर मैं कंपेयर करूं, 2022 से अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जो इंडिया की रैंक थी वो थी 85 और जो उसका स्कोर है वो है 40। इसका स्कोर था 40, यानी कि 2022 से कंपेयर करता हूं 2023 में तो हमें पता चलता है कि जो आपका स्कोर है वो कम हो गया, यानी कि हम 2022 से 2023 के कंपैरिजन में ज़्यादा करप्ट हो गए एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, ये बात है। और इसमें ये चीज़ बोली गई कि 2/3 ऑफ द 180 कंट्रीज हैव स्कोर्ड लेस देन 50। ये हमें पता होना चाहिए। 2/3 जो कंट्रीज़ हैं 180 कंट्रीज़ में उनका स्कोर जो है 50 से कम है। ये बताता है कि जो करप्शन है इट इज़ वेरी प्रेवलेंट इन द एंटायर ग्लोब। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। डेनमार्क हैज द हाईएस्ट स्कोर विद द रैंक ऑफ 1 इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। बिल्कुल बात ठीक है। हाईएस्ट स्कोर कितना है इसका स्कोर है 90। अब बोला द ग्लोबल एवरेज फॉर द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हैज इंक्रीज्ड ओवर द पास्ट ईयर। नो, दिस इज नॉट राइट।
मैंने आपको बोला था कि जो ग्लोबल परसेप्शन इंडेक्स है वो है 43 और ये 12 साल से स्टैग्नेंट है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, ये 12 साल से स्टैग्नेंट है। इंडियाज रैंक हैज इंप्रूव फ्रॉम 85 टू 93, दिस इज नॉट इंप्रूव्ड, इट हैज डिक्लाइंड। इंडिया की रैंक डिक्लाइन कर गई है फ्रॉम 85 से 93 में। जब उसकी रैंक 85 थी 2022 में और उसका स्कोर कितना था, स्कोर था 40, वही रैंक आपकी कितनी हो गई है, वही रैंक आपकी हो गई है 93 कब, 2023 में, और उसका स्कोर कितना है 39। बस हमें ये बात पता होनी चाहिए। अब बोला था एवरेज करप्शन इंडेक्स स्कोर इन द एशिया पैसिफिक रीजन इज 45, बिल्कुल बात ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। एशिया पैसिफिक रीजन में स्कोर है 45 और इट हैज़ बीन स्टैग्नेंट फ्रॉम 5 ईयर्स, मतलब 5 साल से इसका क्या हो रहा है, 5 साल से ये जो स्कोर है वो स्टैग्नेंट है, ये बात हमें पता होनी चाहिए, जबकि ग्लोब में 12 साल से स्टैग्नेंट है, ये डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है बेस्ड ऑन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स, इट हैज बीन रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये बात ठीक है। सोमालिया इज ranked as the least corrupt country, no, this is not the least corrupt, this is the most corrupt, most corrupt। और इसका स्कोर कितना है, स्कोर है उसका 11, ओके, तो ये गलत हो गया। अब बोला ओवर 2/3 ऑफ द 180 लिस्टेड कंट्रीज हैव स्कोर्ड बिलो 50, यस दिस इज राइट, क्योंकि 180 कंट्रीज में से जो 2/3 कंट्रीज है उनका स्कोर कितना है, इसको उनका स्कोर है बिलो 50। अब हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन था इसी में, वो बोल रहा है कि इंडिया इज रैंक in the 2023 index is 39 which is an improvement from its score in 2022, ये गलत बात है। हम 2022 के कंपैरिजन में हम 2023 में ज़्यादा करप्शन है, ज़्यादा करप्शन बताया गया है, ये मतलब है, तो इसको इम्प्रूवमेंट नहीं है, द रैंक हैज़ बीन डिक्लाइन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर वुड बी इन दिस केस वुड बी 1 3 एंड 1 3, ओनली 1 and 3, ठीक है। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रिफर टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स के बारे में जब बोला गया तो एक बार ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स को एक बार देख लेते हैं कि क्या बोलता है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स। ओके, तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स क्या बोल रहा है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। ये फाउंड कब हुआ था, ये फाउंड हुआ था 1971 में बाय क्लॉस श्वाब, क्लॉस श्वाब इसके फाउंडर थे, ये हमें पता होना चाहिए। अब जो वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट है ये कौन सा एडिशन है, ये 19th एडिशन है, एक बात हमें ये पता होना चाहिए। ग्लोबल रिस्क में कौन से कितने तरह के जो रिस्क हैं वो डिफाइन किए गए हैं। ग्लोबल रिस्क में 2 तरह के रिस्क डिफाइन किए गए हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में 2 साल, लॉन्ग टर्म 10 साल। शॉर्ट टर्म के जो रिस्क हैं आपके उसमें पहला स्थान मिला है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन को। जो लॉन्ग टर्म में जो आपका पहला स्थान मिला है वो मिला है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को। अब 4 स्ट्रक्चरल फोर्सेज दैट विल शेप द मेटलाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द ग्लोबल रिस्क ओवर नेक्स्ट डिकेड। तो वो क्या 4 चीज़ें हैं जो कि मेटलाइजेशन और मैनेजमेंट का पूरा ही शेप बदल सकती हैं। तो क्या है वो और अगले दशक में, तो वो क्या है, आपका एक क्लाइमेट चेंज हो गया, वो तो होना ही होना है। दूसरा आपका डेमोग्राफिक बाइफर्केशन हो गया। तीसरा आपका टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन हो गया। चौथा आपका जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है refer to the following statement from the global risk report and identify which one of the following are correct. The World Economic Forum has released the 19th edition, बिल्कुल 19th edition है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही रिलीज किया है, तो ये बात बिल्कुल ठीक होगी, ठीक है। तो ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, एक कोलोनी में, कोलोनी स्विट्जरलैंड, ये हमें पता होना चाहिए। और इसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर थे क्लॉस श्वाब, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर कंसीडर्ड एज टॉप ग्लोबल रिस्क इन द लॉन्ग टर्म, यस बिल्कुल बात ठीक है कि जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स लॉन्ग टर्म में था और शॉर्ट टर्म में आपका था मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, ये बात हमें पता हो गई। अब बोल रहे हैं सोसाइटल पोलराइजेशन कंसीडर्ड एज टॉप ग्लोबल रिस्क इन द शॉर्ट टर्म, नहीं, शॉर्ट टर्म में है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, तो ये आपका गलत हो गया। क्लाइमेट चेंज इज नॉट वन ऑफ द 4 स्ट्रक्चरल फोर्सेज, ये बोला क्लाइमेट चेंज इज नॉट, बट दिस इज रॉन्ग। क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द 4 स्ट्रक्चरल फोर्सेज। क्या क्या स्ट्रक्चरल फोर्सेज थे, मैंने आपको क्या बताया था, पहला आपका बताया था मैंने, पहला आपका था क्लाइमेट चेंज, दूसरा आपका था डेमोग्राफिक बाइफर्केशन, तीसरा था आपका टेक्नोलॉजिकल एक्सेलरेशन और चौथा था आपका जियो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट,
ओके अब बोले टेक्नोलॉजिकल एक्सेलेरेशन इज वन ऑफ द फोर स्ट्रक्चरल फोर्सेज, यस बिल्कुल बात ठीक है। जानने के बाद सही आंसर क्या होगा 1 2 एंड 5, 1 2 एंड 5 वुड बी योर राइट आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, द ग्लोबल रिस्क प्रोजेक्शन फॉर 2025 एस्टिमेटेड 3.1। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट की बात कर रहा है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट को हम एक बार समझ लेते हैं क्या बोल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। ओके अब हम आ गए हमारे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट पर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जो है वो कौन रिलीज करता है। दिस इज रिलीज्ड बाय IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इट वाज फाउंडेड इन जुलाई 1944। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में, और दिस इज अ बाई एनुअल रिपोर्ट। ठीक है, अगर हमें ये बात पता है तो बहुत सही है। फिर हम आते हैं इसकी थीम पर। थीम क्या है? थीम है मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टडी ग्रोथ, ओपन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है जी, हमें एक बात है मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टडी ग्रोथ, ओपन पाथ टू सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक है जी, पर हम ग्लोबल की बात करते हैं। ग्लोबल में अगर मैं बात करूं तो ग्लोबल में जो आपकी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो कैसे कैसे है? 3.1 थी 2023 में, 2024 में 3.1 और 2025 में 3.2। तो 3.1 3.1 3.2 ये हमें याद रखना है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन ये डिक्रीज होता जा रहा है, ये हमें याद रखना है। तो 6.8 से 5.8 हुआ, पूरा एक का डिफरेंस आ गया, 6.8 टू 5.8, और उसके बाद 4.4। फिर उसके बाद हम एडवांस इकोनॉमीज की बात करते हैं। एडवांस इकोनॉमीज में आपको ये लगभग ध्यान रखना है कि जो जो ग्रोथ ग्लोबल ग्रोथ होती है वो उसका ऑलमोस्ट हाफ होता है। जैसे 3 थी इसमें, तो ये इसकी एनर्जी 1.5 हो जाएगी। तो 1.5 से एक ऊपर 1.6 और 1.6 और से नीचे 1.8 ये हो गया। तो आपको ऐसे करके इसको याद रखना है। फिर हम आते हैं हमारे इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड पर। इमर्जिंग मार्केट ट्रेंड की बात करूं तो इट इज 4.1 4.1 एंड देन 4.2। ट्रेड ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो ट्रेड ग्रोथ 2023-24 में है 3.3 और 2025 में ये हो जाए 3.3 से 3.6। इंडिया स्पेसिफिक बात करूं तो इंडिया स्पेसिफिक में क्या है 6.7 6.5 6.5 ऐसे आपको याद रखना है। ये फिजिकल ईयर्स हैं, फिजिकल ईयर 2023 2024 2025 26। जब कैलेंडर ईयर की बात करूं, कैलेंडर ईयर में 2024 में इसका 5.7 है और 2025 में ही 6.8 है। तो कैलेंडर ईयर में हमें ये बात ध्यान रखनी है कि 2024 से 25 में क्या हो रहा है, एक ग्रोथ हो रही है। ठीक है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहा है, 5.7 से 6.8 जा रहा है। ये बात हमें याद करनी है। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में क्या आपको याद रखना है? इट इज रिलीज बाय IMF। IMF कब फाउंड हुआ था? IMF वाज फाउंडेड इन जुलाई 1944। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC USA। इट्स द बाय एनुअल रिपोर्ट। इसकी थीम क्या है? मॉडरेटिंग इन्फ्लेशन एंड स्टडी ग्रोथ, ओपन पाथ टू स्टाफ लैंडिंग। ग्लोबल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं तो वो 3.1 3.1 और फिर 3.2 है। हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करूं वो 6.8, फिर एक कम होगा 5.8 और उसके बाद 4.4। उस एडवांस इकोनॉमीज की बात करूं तो ग्लोबल का हाफ हो जाता है, तो 3 का हाफ इज 1.5, ऊपर 1.6 नीचे 1.8। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करूं तो इमर्जिंग मार्केट्स में आपका 4.1 4.1 फिर 4.2। ट्रेड ग्रोथ की बात करूं 2024 से 25 में इट इज 3.3 से 3.6। ये भी हमें ध्यान रखना है कि ट्रेड ग्रोथ भी बढ़ रहा है, 3.3 से 3.6 हो रहा है। इंडिया स्पेसिफिक बात करूं इट इज 6.7 6.5 6.5। तो इंडिया में ये बात ध्यान रखनी है कि 2023-24 से 2024-25 में थोड़ा कम हो रहा है और फिर उसके बाद स्टैग्नेंट रह रहा है, ये हमें बात रखनी है। तो 6.7 6.5 6.5 ये फिजिकल ईयर की बात कर रहा हूँ। और जो कैलेंडर ईयर में बात करूँगा, कैलेंडर ईयर में बढ़ रहा है, तो इट इज 2024 में 5.7 था, उसके बाद 6.8 हो गया। ठीक है जी, बस इतना हमें पता करना था इसमें। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है द ग्लोबल ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर 2025 कितना बताया? 3.1। मैंने आपको बताया था कि क्या था, 2023 में कितना था? 3.1 और 2024 में 3.1 और 2025 में 3.2 3.1 3.1 3.2 ऐसे करके था। द हेडलाइन इन्फ्लेशन ग्लोबली is expected to decrease from 6.8% to 4.4% in 2025। तो ये बात कर रहा है आपके हेडलाइन इन्फ्लेशन की। हेडलाइन इन्फ्लेशन में मैंने आपको क्या बताया था कि 6.8 था, 6.8 से वो कितना हो गया था? 5.8, 5.8 से फिर कितना हो गया था? 4.4, 6.8 5.8 4.4। तो 2023 में 6.8 है, बिल्कुल बात ठीक है। 2025 में 4.4 है, बिल्कुल बात ठीक है। तो दूसरा भी आपका ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। बोलता है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एडवांस इकोनॉमीज आर प्रोजेक्टेड टू हैव हायर ग्रोथ रेट इन 2025
कंपेयर टू 2024 अकॉर्डिंग टू एडवांस इकोनॉमीज की बात कर रहा है। एडवांस इकोनॉमीज में मैंने आपको क्या बताया था कि 3 था, तो 3 का हमने कितना ले लिया था 1.5 और ऊपर क्या लिखा था 1.6, नीचे 1.8। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एडवांस इकोनॉमीज प्रोजेक्ट टू हैव अ हायर ग्रोथ इन 2025 एज कंपेयर टू 2024। यस 1.8 इज हायर देन 1.5, दिस इज आल्सो राइट। सो कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज सेइंग एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट। इसके बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में बात समझने की कोशिश करते हैं। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज हैव अ कंसिस्टेंट ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑफ 4.1% बिटवीन फॉर बोथ 2023 एंड 2024। ओके, तो इमर्जिंग में मैंने आपको क्या बताया था, इमर्जिंग में आपका था 4.1, 4.1 एंड देन 4.2 ऐसा था इमर्जिंग में। तो आपको 2023-24 में सेम है, तो बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला वर्ल्ड ट्रेड ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू बी 3.3% in 2024 and then it will increase to 3.6% this। तो इतना ही था, 3.3 से 3.6 जा रहा था, ये बात ठीक है। अब बोला इंडिया ग्रोथ प्रोजेक्शन ऑन अ कैलेंडर ईयर और दिस आर फोरकास्टेड टू बी हायर इन 2024 देन इन 2025। यस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो शायद 5.8 से 6.5 करीब जा रहा था, तो दिस इज ऑल्सो राइट कि 2024 में कम है और 2024 से 2025 में हाई हो जाएगा। तो इससे इन दैट वे ऑल वुड बी राइट। अब हम बात करते हैं हमारे नए क्वेश्चन की। बोलता है एवल्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में बोला क्या क्या गया है। आते हैं, तो देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में आपका बोला गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स कौन सी मिनिस्ट्री कंडक्ट करती है। ये स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स करती है आपकी महुआ, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। और ये कब से स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स हो रहे हैं, 2016 से हो रहे हैं। ये आपको पता होना चाहिए, महुआ करती है और 2016 से कर रही है। 2023 की जो थीम है बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज वेस्ट टू वेल्थ। और 2024 की जो थीम है विच इज रिड्यूस एंड रिसाइकल, RRR। अब इसमें क्या है कि इसमें जो आपकी जगह है ना, जो आपकी स्टेट्स हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो एक है आपका पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख और दूसरा आपका पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख। पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी आपकी कौन सी होगी, इंदौर तो होगी अनडाउटेडली। उसके साथ साथ इस बार इंदौर और सूरत में टाई अप हो गया है, ये बात हमें पता नहीं करनी चाहिए। और इंदौर जो है वो 7वीं बार लगातार सबसे ज़्यादा साफ सफाई वाला शहर है। तो बात हमें याद रखना है कि इंदौर और सूरत को पहला स्थान मिला है, जबकि जो नवी मुंबई है उसको तीसरा स्थान मिला है। इसमें कोई दूसरा स्थान नहीं है, पहले स्थान में टाई अप हुआ है इंदौर और सूरत के बीच में, तीसरे स्थान पर नवी मुंबई को दिया गया है, ये बात हमें पता होना चाहिए। उसी के साथ अगर मैं पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 लाख में फास्ट मूविंग सिटी की बात करूं, जो फास्ट मूविंग सिटी है वो कौन सी है, पणजी गोवा की सिटी बहुत फास्ट मूविंग है। और दूसरी है गुंटूर इज इन आंध्र प्रदेश, ये बात हमें पता होनी चाहिए। फिर हम बात करते हैं पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख की। पॉपुलेशन अगर लेस देन 1 लाख की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्लीन सिटी कौन सी है, क्लीन सिटी है सासवाद है महाराष्ट्र में, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा स्थान मिला है पटन को, पटन इज इन छत्तीसगढ़, ये हमें पता होना चाहिए। तीसरा है लोनावला इज इन महाराष्ट्र। सासवाद, पटन, लोनावला। फास्ट मूविंग सिटी की बात करूं तो जैसे वहाँ पणजी और गुंटूर था, इसमें फास्ट मूविंग सिटी कौन सी है, इसमें फास्ट मूविंग सिटी नौरोजाबाद और अमरकंटक, और दोनों ही मध्य प्रदेश में। ये बात हमें पता होना चाहिए कि नौरोजाबाद, अमरकंटक, दे बोथ आर द फास्ट मूविंग सिटी इन ग्रेटर देन 1 लाख पॉपुलेशन। लेस देन 1 लाख पॉपुलेशन में आपका गोवा की पणजी और गुंटूर जो कि आंध्र प्रदेश में, ये सब आ गए। नौरोजाबाद और अमरकंटक ये हैं आपके मध्य प्रदेश में, पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख में, ठीक है। अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की बात करूँ, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट मिलता है महाराष्ट्र को, दूसरा स्थान मिलता है मध्य प्रदेश को और तीसरा स्थान मिलता है छत्तीसगढ़ को। ये हमें बताना चाहिए, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। फिर आता है क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड कौन सा है, क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड है मऊ, मध्य प्रदेश का। बेस्ट सफाई मित्र शहर कौन सा है, बेस्ट सफाई मित्र शहर है चंडीगढ़। क्लीनेस्ट गंगा टाउन है पहला आपका वाराणसी, दूसरे नंबर पे प्रयागराज। तो वाराणसी पहले नंबर पे है, प्रयागराज दूसरे नंबर पे, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम आते हैं इसी कंपोनेंट्स का, और उन कंपोनेंट्स का क्या क्या वेटेज है ये हमें पता होना चाहिए। सर्विस लेवल प्रोग्रेस का वेटेज आपको दिया गया 51%, ये हमें पता होना चाहिए। सर्टिफिकेशन हमें दिया गया 26% और सिटीजन वॉइस हमें दिया गया 23%। क्या क्या है, क्या क्या बात हमें पता होनी चाहिए। सर्विस लेवल प्रोग्रेस जो 51% पे है, और सर्टिफिकेशन जो 26% पे है, और जो सिटीजन वॉइस 23% पे है, ये हमें पता होना चाहिए। सर्विस लेवल प्रोग्रेस 51%, सर्टिफिकेशन 26, सिटीजन वॉइस 23। अब हम आते हैं सीधा क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या क्या बोल रहे हैं इसके। बोल रहा था स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ बीन कंडक्टेड एनुअली सिंस 2016। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि 2016 से ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो उसको कंडक्ट कर रहा है, बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला था थीम फॉर द 2023 सर्वेक्षण वाज वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ है 2023 में, और 2024 का क्या है, RRR, रिड्यूस रीयूज रिसाइकल। इंदौर हैज बीन एडजस्टेड द क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 6th टाइम इन अ रो। दिस इज रॉन्ग। इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी तो मिला है पर 7th टाइम मिला है, 7वीं बार, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली। अब हम आते हैं हमारे 8वें क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, द एवोल्यूशन फॉर द अवार्ड्स इंक्लूडेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिड्यूस रीयूज रिसाइकल प्रिंसिपल्स। तो बिल्कुल बात ठीक है। महाराष्ट्र वॉन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड। तो महाराष्ट्र को बिल्कुल पहला स्थान मिला है, दूसरा स्थान मिला है किसको, मध्य प्रदेश को, और तीसरा स्थान मिला है छत्तीसगढ़ को। ये हमें पता होना चाहिए। बोला था क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड वाज गिवन टू चंडीगढ़। नो, दिस इज रॉन्ग। क्लीनेस्ट कंटेनमेंट बोर्ड किसको मिला है, मऊ कंटेनमेंट बोर्ड को मिला है, जो कि मध्य प्रदेश में है। ये बात हमें पता होना चाहिए। 1 and 2 वुड बी राइट ओनली। Now we are coming to our 9th question. 9th question is assess the following statements in the light of the Swachh Sarvekshan Awards. Service level progress has the highest weightage in the evaluation criteria. बिल्कुल बात ठीक है, 51% है इसमें, ठीक है। और बाकी और क्या क्या चीज़ थी, सिटीजन वॉइस इसमें 26% था, और 23% दूसरी कैटेगरी में था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंदौर और सूरत जॉइंटली रिसीव द ऑल इंडिया क्लीन सिटी रैंक 1 फॉर सिटीज विद द पॉपुलेशन ओवर 1 लाख। ओवर 1 लाख में पॉपुलेशन में इंदौर और सूरत को टाई अप हुआ है, ठीक है, ये बात हमें पता चल गया। फिर तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि द क्लीनेस्ट गंगा टाउन रैंक 1 वाज अवॉर्डेड टू प्रयागराज। नो 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 नो, पहला है वाराणसी, दूसरा है प्रयागराज, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, पहला और दूसरा आपका ठीक हो जाएगा इसमें। अब हम बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ द स्नो लेपर्ड्स। स्नो लेपर्ड्स की बात कर रहा है, तो स्नो लेपर्ड्स की एक रिपोर्ट है, वो हम उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। स्नो लेपर्ड्स के बारे में क्या बोल रहा है, ठीक है जी, आइए। अब इसका नाम है स्टेट रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया, ओके। तो ये दिस इज द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज इन इंडिया। ये सबसे पहली साइंटिफिक एक्सरसाइज है इंडिया में, ये हमें पता होना चाहिए। इसका जो कोऑर्डिनेटर है, कोऑर्डिनेटर कौन है, कोऑर्डिनेटर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। कोऑर्डिनेटर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। फिर दूसरा, हाईएस्ट स्नो लेपर्ड्स कितने हैं, हाईएस्ट स्नो लेपर्ड्स हैं हमारे लद्दाख में 477। टोटल हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं 718। तो ये देखिए, जब टोटल 718 है, उन 718 में लद्दाख में, सिर्फ अकेले लद्दाख में ही 477 है। स्नो लेपर्ड इज कैटेगराइज एज वल्नरेबल बाय वर्ल्ड वाइड फंड। तो स्नो लेपर्ड की कैटेगरी क्या है, स्नो लेपर्ड की कैटेगरी है वल्नरेबल, और ये किसके द्वारा दी गई है, वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा दी गई है। फिर स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया, स्पाई बोलते हैं इसको, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट इन इंडिया। इट वाज कंडक्टेड फ्रॉम 2019 से 2023 तक, ये हमें पता होना चाहिए। फिर स्टेट्स एंड यूटीज आर एडवाइज टू अडॉप्ट अ पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन अप्रोच एवरी 4th ईयर, ठीक है। तो स्टेट्स और यूटीज को क्या एडवाइस मिली गई है, टू अडॉप्ट अ पीरियोडिक पॉपुलेशन एस्टिमेशन अप्रोच एवरी, हर 4 साल में उनको एक एस्टिमेशन अप्रोच के साथ आना है। फिर बोल रहा है ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ लियोपार्ड्स वो लगभग 3020 से 5390 करीब है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, यानी GSLEP के हिसाब से अगर मैं देखूं तो इसमें 3020 से लेकर 5390 हमारा ग्लोबल स्नो लेपर्ड्स का प्रोजेक्शन है, ठीक है जी। अब हम इसके सीधे सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं, एक बार उनको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका बोल रहा है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया is serving as a national coordinator, बिल्कुल WII Wildlife Institute of India is serving as a national coordinator for the snow leopard population assessment in India. The spike exercise was conducted from 2019 से 23, बिल्कुल बात ठीक है। It is recommended that snow leopard population monitoring should be conducted annually, ये बात गलत है। ये क्या बोला गया है, उनको हर चौथे ईयर में, हर चौथे ईयर में उनकी अपनी पॉपुलेशन एस्टिमेट के साथ आना है, ठीक है जी। तो हर 4th ईयर में उनको करना है, ना कि एनुअली। तो दिस इज रॉन्ग, तो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। उसके बाद हम आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है लद्दाख इज रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड्स। बिल्कुल, लद्दाख ने सबसे ज्यादा हाई नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड दिए हैं। लद्दाख ने कितने दिए, 477 दिए। द टोटल नंबर ऑफ स्नो लेपर्ड इंडिविजुअल्स
रिपोर्टेड इन इंडिया इज मोर देन द ग्लोबल पॉपुलेशन एस्टिमेटेड बाय द GSLEP। ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है कि इंडिया में जो सोलर लेपर्ड्स हैं वो ग्लोबल पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्लोबल पॉपुलेशन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इंडियाज पॉपुलेशन। तो ग्लोबल पॉपुलेशन हमारी लगभग कितनी करीब थी, 3090 करीब, 3090 से कुछ 5300 करीब थी। उस 5300 में और जो हमारे इंडिया में शायद 718 तरह के लेपर्ड हैं, ठीक है, 718 टोटल, जिसमें से 477 हमारे सिर्फ लद्दाख में। ये बात हमें बताना चाहिए, तो ये ऑब्वियसली गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अब हम आते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन पर। द स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया इज द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज टू रिपोर्ट ऑन द लेपर्ड पॉपुलेशन इन द कंट्री। दिस इज द फर्स्ट एवर साइंटिफिक एक्सरसाइज। बिल्कुल बात ठीक है, तो 1 and 3 वुड बी राइट। अब हम आते हैं 12वें क्वेश्चन पे। बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग। जो 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग है उसके बारे में हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग क्या रही है। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग ये 2022 की बता रहा हूँ। ये कब स्टार्ट हुआ था, ये लॉन्च हुआ था 2018 में। तो ये आपका 4th एडिशन है, ठीक है। और इसको रिलीज कौन करता है, इसको रिलीज करता है DPIIT, विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब हम इसके हाईएस्ट पार्टिसिपेशन की बात करते हैं, तो इसका पार्टिसिपेशन कितना है, 33 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आपको पता होगा कि 28 स्टेट्स हैं हमारे पास और 8 हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं। तो यानी 28 + 8 इज योर 36। इसमें पार्टिसिपेट किया है 33 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ने, विच इज़ अ हाई पार्टिसिपेशन। इसमें 2 तरीके से जो है वो डिवाइड किया गया है स्टेट्स को। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन ग्रेटर देन 1 करोड़ एंड पॉपुलेशन लेस देन 1 करोड़, ठीक है जी। तो कैटेगरीज किसके हिसाब से डिवाइड की गई हैं, कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। ये हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास कितने यूनिकॉर्न हैं। टोटल हमारे पास 112 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से जिनकी जो वैल्यूएशन है वो 30 लाख करोड़ आ जाती है। वैल्यूएशन इज 30 लाख करोड़। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हमारे पास कितने हैं, दिस इज 1,17,254। ये हमें पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स इज 1,17,254। 254 याद नहीं है तो आप इसको मतलब थोड़ा 1,17,000 की रेंज में है, बिल्कुल ये बात तो याद रखनी है। कभी कभी आप इन सब चीज़ों से भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आपको पता चलेगा कैसे। तो जिसमें से 1,17,254 में 48% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिनमें एटलीस्ट एक महिला है। इंडिया क्या है, इंडिया वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। और ये पहली बार है, फॉर द फर्स्ट टाइम एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इकोसिस्टम्स हैज इनकॉर्पोरेटेड एक क्रिटिकल डायमेंशन को एक इंक्लूड किया है सबसे पहली बार, विच इज सस्टेनेबिलिटी को ऐड किया गया है। नेशनल स्टार्टअप डे कब आता है, नेशनल स्टार्टअप डे आता है 16 जनवरी को। अब हम इसमें आपको बात करते हैं कि इसमें कुछ कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मर दिए गए। तो कैटेगरी ए में आपको पता होना चाहिए जो पहला आपका बेस्ट परफॉर्मर है, तो आप देखिए मोदी जी की स्टेट है गुजरात, तो वो तो आनी है बेस्ट परफॉर्मर में। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, नीचे की तीनों टॉप साउथ स्टेट्स वो बेस्ट परफॉर्मर में आ जाएंगे। और कैटेगरी बी में आप बात करोगे तो कैटेगरी बी में, जहाँ कैटेगरी बी कौन सी, जिनकी पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है, उसमें कौन सी आ जाएगी, हिमाचल प्रदेश। टॉप परफॉर्मर की बात करूं तो कैटेगरी ए में टॉप पे कौन सी रहेगी, टॉप पे महाराष्ट्र रहेगी। टॉप आप इसका याद रखो, कैटेगरी बी में आप अरुणाचल प्रदेश याद करके चलो। लीडर की बात करो तो लीडर को आप ऐसे याद करो, आमू से, तो आमू में AAMW। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, क्या है आमू, आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब लीडर कैटेगरी बी में आप याद रखो GMT, ठीक है, ग्रीन मेरिडियन टाइम होता है ना, तो GMT आप याद रखो, गोवा, मणिपुर, त्रिपुरा। अब एस्पायरिंग लीडर में बात करो, एस्पायरिंग लीडर में आपका बिहार और हरियाणा आ गए। और एस्पायरिंग लीडर में कैटेगरी बी में आपका अंडमान निकोबार आइलैंड आ गया, निकोबार से एन याद रखो, नागालैंड, एन से एन। और इमर्जिंग इकोसिस्टम में आपका छत्तीसगढ़ और चंडीगढ़, ठीक है, गढ़ दोनों में आ रहा है, तो ये आपका यहाँ से बैठ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपका स्टार्टअप रैंकिंग हो गया। स्टार्टअप रैंकिंग के बारे में क्वेश्चन सब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द 4th स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022। द रैंकिंग वाज रिलीज बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। बिल्कुल बात ठीक है जी। दिस इज DPIIT, इट इज रिलीज बाय DPIIT of which comes under Ministry of Commerce and Industry. States and union territories were categorized into 2 groups based on their GDP। ये बिल्कुल गलत हो गया, उनको 2 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। पहला है कैटेगरी ए, दूसरा है कैटेगरी बी।
कैटेगरी ए में क्या होता है, पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 1 करोड़ और पॉपुलेशन कैटेगरी में लेस देन 1 करोड़। अगर हमें ये पता है तो हमारा ये भी आंसर हो जाएगा। अब बोला तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इकोसिस्टम नाउ इंक्लूड्स पैरामीटर फॉर सस्टेनेबिलिटी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट द पैरामीटर सस्टेनेबिलिटी हैज बीन recorded, so this is also right. Okay, 1 and 3 is would be the right answer. Now we are coming to 13th question. Gujarat, Karnataka were categorized the best performer among the states with the population more than 1 crore. बिल्कुल बात ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला था कि गुजरात तो आपका हो गई, ठीक है, मोदी जी की स्टेट है, तो नीचे आपकी तीनों ही आ गए, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, ठीक है, ये आपका बेस्ट परफॉर्मर ये कैटेगरी ए में आ गए। द रिपोर्ट सॉ द हाईएस्ट एवर पार्टिसिपेशन विद 33 स्टेट। तो कितनी स्टेट्स का पार्टिसिपेशन है, 33 स्टेट्स का पार्टिसिपेशन ये हमें पता है। फिर हमसे बोला गया इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। नो, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम तो यूएसए का है, हमारा क्या है, हमारा थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है हमारा, तो यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, ओनली 1 and 2। आपसे पूछा गया 14th क्वेश्चन बात करता है असेस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डिंग द न्यू ईयर इकोनॉमिक PHDCCI इकोनॉमिक आउटलुक। ओके, तो इसके बारे में, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि PHDCCI बोल क्या रहा है। ओके, तो न्यू ईयर इकोनॉमिक्स PHDCCI इकोनॉमिक आउटलुक 2024, हमको ये पता होना चाहिए कि दिस इज रिलीज बाय PhD रिसर्च ब्यूरो, ये हमें पता होना चाहिए, PhD रिसर्च ब्यूरो, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। न्यू ईयर इकोनॉमिक्स PHDCCI इकोनॉमिक आउटलुक। इंडिया की जो रैंक है प्री पैंडेमिक में अमंग इकोनॉमीज में इसको दूसरा स्थान दिया गया है, पोस्ट पैंडेमिक में इसको पहला स्थान दिया गया है। इंडियन इकोनॉमी विल सरपास $4 ट्रिलियन। तो $4 ट्रिलियन ये कब सरपास कर देंगे, 2024-25 में सरपास कर देंगे, और $5 ट्रिलियन ये 2026-27 में पास कर देंगे, ठीक है जी। तो यानी कि $4 ट्रिलियन कब से, 2024-25, 2026-27 में आपका $5 ट्रिलियन पास कर देंगे। रिटेल इन्फ्लेशन इसमें बोला गया 4.5%, 2024 में कितना बोला गया 4.5%। GDP इसमें बोला गया 7.4 से 7.5, ठीक है जी। अब इंडिया एक्सपेक्टेड टू अटेन स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047, तो डेवलप इकोनॉमी बन जाएगी 2047 तक अंडर विकसित भारत इनिशिएटिव। तो 2047 तक हम लोग एक डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएंगे, ठीक है, अंडर विकसित भारत इनिशिएटिव, ये इस रिपोर्ट में बोला गया है। इस रिपोर्ट से जुड़े हुए क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बोल रहा है assess the following statements in accordance with the new year economics PHDCCI economic outlook. India is expected to become a developed country by 2047 as per Viksit Bharat initiative। बिल्कुल बात ठीक है। Retail inflation is in India is projected to average around 4.5% in 2024, ये भी बात ठीक है। India's GDP is anticipated to grow at the rate of, no, this is not right। India's GDP इसमें बताया गया 7.4 से 7.5%, तो ये हमें बात पता होनी चाहिए, तो ये गलत हो, 1 and 2 ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारी 15th क्वेश्चन पर। ये बोल रहा है रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट MSMEs अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। MSMEs अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। ओके, इस रिपोर्ट में बोला गया है MSMEs अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये रिलीज कौन करता है, रिलीज करता है CBRE साउथ एशिया प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें बोला कि जो 3 स्टेट्स हैं आपकी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, यही तीनों स्टेट्स ने कंप्राइज कर रखा है 40% ऑफ टोटल MSME रजिस्टर्ड इन इंडिया। यानी कि जो पूरे इंडिया में टोटल MSME रजिस्टर्ड है वो 40% उसका टोटल का इन 3 स्टेट्स में ही है। कौन कौन सी स्टेट है, महाराष्ट्र आ गया, तमिलनाडु आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया। इसमें बोला गया जो टोटल आपके पास MSME रजिस्टर्ड है वो कितनी रजिस्टर्ड है, 2.21 करोड़ रजिस्टर्ड है। उसके बाद बोला गया जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है आपका, कंस्ट्रक्शन सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करता है GDP में, कंस्ट्रक्शन सेक्टर का है 8%, MSME आपका कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है 30%, ठीक है जी। कंस्ट्रक्शन का 8% है, MSME का 30% है, ये हमें पता होना चाहिए। अब बोला है नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन MSME, तो कितने पीपल एम्प्लॉयड है MSME में, 14 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड है, ये हमें पता होना चाहिए। MSME रजिस्ट्रेशन है उद्यम से वो कितना हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है 17%,
ठीक है जी। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, ये ध्यान रखना, तमिलनाडु में 10% और उत्तर प्रदेश में 9%। इनको आप सम करके देखोगे तो लगभग 36-37%, तो जिसको उन्होंने 40% का नाम दे दिया। ठीक है, तो आपको ऐसे करके याद रखना है, महाराष्ट्र का है 17%, तमिलनाडु का है 10%, उत्तर प्रदेश का है 9%। ठीक है जी, बस इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, इन क्वेश्चंस को थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोल रहा है, रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एमएसएमईज अनलीशिंग द इंजन्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। अब बोल रहा है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आर द टॉप 3 स्टेट बाय एमएसएमई रजिस्ट्रेशन थ्रू देम कलेक्टिवली अकाउंटिंग फॉर नियरली 40%। बिल्कुल बात ठीक है जी। द कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी, कंस्ट्रक्शन का 8% है और एमएसएमई का कितना था, एमएसएमई का 30% है, तो ये भी बात ठीक है। देयर आर 14 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड इन एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया। देयर आर 14 करोड़ पीपल एम्प्लॉयड इन एमएसएमई सेक्टर इन इंडिया, बिल्कुल बात ठीक है। तो एमएसएमई में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, एमएसएमई में 14 करोड़ लोग एम्प्लॉयड हैं, तो इसमें आपका तीनों ठीक हो गए। ओके, अब हम आते हैं हमारे जो 16 क्वेश्चन है। इट इज सेइंग रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पर्टेनिंग टू द रिपोर्ट ऑन फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात कर रहा है। जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट है, ये रिलीज करी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, इस वजह से इस रिपोर्ट की जो मूल्यता है वो ज़्यादा है। तो इस पंचायती राज रिपोर्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि पंचायती राज रिपोर्ट बोल क्या रही है। तो सबसे पहले हमें ये बात पता करना जरूरी है कि जो फाइनेंसेस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है विच इज पीआरआईज, ये कौन रिलीज करता है, रिलीज करता है आरबीआई, ये हमें पता होना चाहिए। लोकल टैक्सेस से लगभग 1.1% इनका आ जाता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू से इनका 3.3% आ जाता है, ये हमें पता होना चाहिए बस। ठीक है जी, यानी लोकल टैक्सेस से इनका कितना है, 1.1% है, 3.3% इनका नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और 95% जो रेवेन्यू है वो कहाँ से, और उनका है ग्रांट से। अब क्या बोल रहा है, अब देखो ये बोल रहा है एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत, एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत 2020-21 में था 21.2, 2021-22 हुआ 23.2 और फिर घट के हो गया 21.23। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत है पहले बढ़ा है फिर घटा है, 21.2 हुआ है फिर 23 गया फिर से 21.23 आ गया। ठीक है जी, 21.23 इज द एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत इन 2022-23। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत। अब बोला है एवरेज एक्सपेंडिचर पर पंचायत जो है 2020-21 में था 17.3, वही एवरेज एक्सपेंडिचर पर पंचायत 2022-23 में कितना हो गया, 12.5 लाख हो गया। ठीक है जी, एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत 2022-23 में 21.23, एवरेज एक्सपेंडिचर पर पंचायत 2022 से 2023 में 12.5 लाख। ये बात हमें पता होनी चाहिए, दो बात। ठीक है जी, और ये बताना चाहिए एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो कम ही हो रहा है, और जो एवरेज रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, एवरेज रेवेन्यू पहले आपका बढ़ा है फिर आपका कम हुआ है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट्स इज 29.6% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर का जो कैपिटल प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, 29.6%। ओके, रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू नॉमिनल ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो कितना है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू नॉमिनल ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीएसडीपी वो कितना है, वो इट इज लेस देन 0.6%। ओके, तो रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू नॉमिनल ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज लेस देन 0.6%। अब इसमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल की बात कही थी। ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो लॉन्च हुआ था 2020 में हुआ था। इसमें लोग 2.5 लाख पीआरआईज जो हैं इन्होंने यूज़ किया है इस पोर्टल को फॉर अकाउंटिंग पर्पजेज, और 2.4 लाख पीआरआईज ने इसको इंटीग्रेट किया है ई ग्राम स्वराज पोर्टल को पीएफएमएस इंटरफेस के साथ फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस। बस अगर हम इतनी बात पता है तो ऐसे तो इस रिपोर्ट में बहुत चीज़ें बोली गई हैं। ठीक है, तो आप जितना पढ़ो इस रिपोर्ट को उतना कम है, बट स्टिल जितना एटलीस्ट कुछ ना पढ़ पाओ तो जितना मैंने पढ़ा दिया उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब बोला लोकल टैक्सेस एंड फीस कंट्रीब्यूट अप्रोक्सीमेटली 3.3%। नो 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 नो, लोकल टैक्सेस तो सिर्फ 1.1% है। जो 3.3% था वो किसका था, वो था नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू था 3.3 और 1.1 था ये लोकल टैक्सेस। ठीक है जी, लोकल टैक्सेस। तो आपका पहला वाला तो गलत हो गया। अब सेकंड में आपको बोला इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल प्रोजेक्ट कंस्टिट्यूटेड ओवर 25% ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायत इन 2022-23। ओवर हम कैपिटल प्रोजेक्ट में कितना था इन्वेस्टमेंट उसका, 29.6, विच इज़ ओवर 25%, 25% से ज़्यादा है, तो यानी कि ये सही हो जाएगा। अब बोला द रेशियो ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ पंचायत टू नॉमिनल ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज बिलो 0.6% टू ऑल स्टेट्स।
तो क्या बताया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और जीएसडीपी का रेशियो लेस देन 0.6 है फॉर ऑल परसेंट फॉर ऑल स्टेट्स, यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑन फाइनेंसेस ऑफ पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन। ओवर 2.5 लाख पीआरआईज हैव यूटिलाइज्ड ई-ग्राम फॉर अकाउंटिंग पर्पस एज ऑफ सितंबर 2023। बिल्कुल बात ठीक है, अकाउंटिंग पर्पस के लिए 2.5 लाख पीआरआईज ने ई-ग्राम स्वराज पोर्टल को यूज किया है। देयर इज अ रिकमेंडेशन फॉर पंचायत टू एनहेंस देयर ओन टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू सर्वे। बिल्कुल ये रिकमेंड किया गया है कि उनको अपना ओन टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू सिस्टम रिसोर्सेज को बढ़ाना है, क्योंकि आपने देखा हो कि 95% जो है वो किस पर डिपेंड है, वो 95% डिपेंड करते हैं ग्रांट्स पर। ठीक है, तो ग्रांट्स की जगह उनसे बोला गया है आप इसको एटलीस्ट अपना टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू को इंक्रीज करिए। अब बोला गया कि द एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत इंक्रीज्ड कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2020-21 से 2022-23। एवरेज रेवेन्यू पर पंचायत की बात कर रहे हैं तो कंसिस्टेंटली इंक्रीज नहीं हुआ। आपको मैंने बताया था कि 21.3 लाख कुछ करीब था 2021 में। 2021 से फिर आपका ये कितना हो गया था, 23 पॉइंट समथिंग हो गया था, 23 पॉइंट से फिर 21.23 हो गया था 2023 में। तो यानी कि पहले ये बड़ा है, ठीक है जी, पहले बड़ा है उसके बाद फिर ये घटा है, तो कंसिस्टेंट इंक्रीज नहीं है, पहले वो बड़ा है फिर घटा है। ठीक है जी, तो ये आपका गलत हो गया, तो आंसर वुड बी 1 and 2 ओनली। आपके पास हम आते हैं 18th क्वेश्चन पर। 18th क्वेश्चन बोल रहा है द इनकम ग्रुप और जो डीबंकिंग के शेप्ड रिकवरी। ओके डीबंकिंग के शेप्ड रिकवरी, ये एसबीआई की एक रिपोर्ट है जिसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि एसबीआई की रिपोर्ट बोल क्या रही है। ओके, तो जो डिबंकिंग के शेप्ड रिकवरी है ये किसने रिलीज की है, इट इज रिलीज बाय एसबीआई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट। ठीक है, तो मैं एक तो गिनी कोफिशिएंट के बारे में बताऊँ चाहिए। गिनी कोफिशिएंट कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, गिनी कोफिशिएंट लाई करता है 0 से 1 तक, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बताता है। तो 0 है तो मतलब बताएगा कि सब लोग बराबर कमा रहे हैं, कंप्लीट इक्वालिटी है, और 1 यानी कंप्लीट इनइक्वालिटी। ठीक है, कंप्लीट इक्वालिटी इज 0, कंप्लीट इनइक्वालिटी इज 1। अब बोले कि नंबर ऑफ पर्सन फाइलिंग आईटीआर इंक्रीज टू 74 मिलियन इन असेसमेंट ईयर 2022-23 फ्रॉम 70 मिलियन 2021-22। तो 2022-23 से में ये जो आपके जो पर्सन जो आईटीआर फाइल कर रहे हैं वो बढ़ ही रहे हैं। 2021-22 में थे आपके 70 से हो गए 74। अब जो 2023-24 की अगर मैं बात करूं तो 82 मिलियन आईटीआर्स तो भर चुकी हैं। ठीक है जी, तो यानी कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 74 से 82। तो नंबर ऑफ पीपल पर्सन्स फाइलिंग आईटीआर हैज बीन कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। ITR by taxpayers earning between 5 lakh and 10 lakh increase by 295% between। तो जो ITR जो फाइल कर रहे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से 10 लाख तक है उनकी बढ़ गए वो 295% से बढ़ गए हैं बिटवीन असेसमेंट ईयर 2013 से 14 और 2021 से 22 में। कितने परसेंट से बढ़ गए, 295% से बढ़ गए। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई मुझे। अब बोला है पीपल अर्निंग लेस देन 3.5 lakhs हैव डिक्लाइन फ्रॉम 31.8 से 15.8% से डिक्लाइन हो गए। 31.8 थे पहले, उससे 15.8% हो गए हैं ड्यूरिंग फिस्कल ईयर 2014 से 2021। ठीक है जी, अब गिनी कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। गिनी कोफिशिएंट भी डिक्रीज हो गया 0.472 से 0.402 ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 2014-15 से फॉर ठीक है 2014-15 में था 4.472 और 2022-23 में जो आपका गिनी कोफिशिएंट है वो डिक्लाइन हो गया 0.402 में। ठीक है, तो यानी कि वो कम हो रहा है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 0 है तो कंप्लीट इक्वालिटी है और 1 है तो कंप्लीट इनइक्वालिटी, यानी कि जितना कम हो रहा है, समझ रहे हो, जितना कम हो रहा है उतना बेहतर हो रहा है, समझ रहे हो। शेयर ऑफ टॉप 2.5% टैक्स पेयर्स विद इनकम ग्रेटर देन 10 करोड़ हैज डिक्लाइन फ्रॉम 2.81% से 2.28%। ठीक है जी, तो जो टॉप के 2.5% टैक्स पेयर है, ठीक है, जो 10 जिनकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, तो डिक्लाइन हो गया है कितना, 2.81% से 2.28%। ठीक है, अब बोला शेयर ऑफ टॉप 1% टैक्स पेयर्स विद इनकम ग्रेटर देन 100 करोड़ हैज फॉलन। तो जो टॉप वाले हैं उनका डिक्लाइन हो रहा है, तो ये 1.64 से 0.77 हो गया है। अब बोला इनकम इनक्वालिटी डिक्लाइन हुई है, ऑब्वियसली जब आपका ये डिक्लाइन हुआ है गिनी कोफिशिएंट तो आपका इनकम इनक्वालिटी भी डिक्लाइन हुई है। अब बोला इंडिविजुअल्स वेटेड मीन इनकम इंक्रीज फ्रॉम 3.1 लाख टू 11.6 लाख। तो वेटेड मीन इनकम कितने से इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज फ्रॉम 3.1 लाख टू 11.6 लाख। ठीक है जी, और वेटेड मीन इनकम फिजिकल ईयर विल कम बिटवीन 12.5 से 13। तो मतलब फिजिकल ईयर 2022 में तो 12.5 से 13 लाख में आ जाएगी। ठीक है जी, और जबकि जो इंडिविजुअल वेटेड इनकम
3.1 लाख था 2000 फिजिकल ईयर 2014 की बात कर रहा हूँ, 11.6 हो जाए 2021 में, तो 3.1 से 11.6 बढ़ गया है। और फिजिकल ईयर 2022 में जो लगभग एस्टिमेट दिया गया है वो 12.5 से 13 लाख का दिया गया है। अब हम इसके क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहे हैं The income group earning between rupees 5 lakh and 10 lakh has seen a 295% increase in the number of income tax returns filed between assessment year 2013-14 and 2021-22। बिल्कुल बात ठीक है कि जो ग्रुप 5 लाख से 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं उनमें कितना इंक्रीज देखा गया है? उनमें देखा गया है 295% का इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ITR फाइल्ड बिटवीन असेसमेंट ईयर 2013-14 एंड 2021-22। बिल्कुल बात ठीक है। गिनी ईयर कोएफिशिएंट हैज डिक्रीज फ्रॉम 0.472 इन असेसमेंट ईयर 2014-15 टू 0.402 इन 2022-23। बिल्कुल बात ठीक है। देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द शेयर ऑफ टॉप 2.5%, तो 2.5% डिक्लाइन है। बिल्कुल बात समझ गया, तो कोई इसमें पढ़ने वाली बात है। बोला था वेटेड मीन इनकम ऑफ इंडिविजुअल हैज डिक्रीज फ्रॉम 3.1 लाख टू 11.6 लाख इन फिजिकल ईयर 2021-22। तो इसमें आपको बोला गया था द वेटेड मीन इनकम ऑफ इंडिविजुअल हैज डिक्रीज, तो ये डिक्रीज नहीं है, 3.1 से 11.6 जा रहा है, तो दिस इज इंक्रीज, तो इंक्रीज हुआ है, तो ये भी आपका ऐसे गलत हो जाएगा, तो 1 2 3 आपका सही हो जाएगा, तो दिस वुड बी रॉन्ग। अब हम आते हैं हमारी रिपोर्ट पर विच इज़ आईशे, ठीक है, ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन। आईशे के बारे में ज़्यादा अच्छे खासे क्वेश्चन हैं, आईशे को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो आईशे की रिपोर्ट हम पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है आईशे। तो आईशे बोल रहा है आपसे कि ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन 2021 से 22, ये आपको ईयर याद रखनी है, 2021 से 22 के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड, कितने रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन हैं ये आपको बताना चाहिए। 1168 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 45,473 कॉलेजेस हैं, 12,002 आपकी स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस हैं। इंस्टीट्यूशंस एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन, अगर मैं बात करूँ वुमेन की एक्सक्लूसिवली, तो दिस इज 17 यूनिवर्सिटीज़ एंड 4470 कॉलेजेस, ठीक है जी। तो 17 यूनिवर्सिटीज़ एंड 4470 कॉलेजेस, और 341 यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश सिंस 2014-15। तो कितनी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी लेवल इंस्टीट्यूशन बढ़ गई हैं? 341 जो है वो अब तक स्टैब्लिश हुई हैं, ठीक है जी, 2014 से लेकर अब तक, ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद हमें बोल रहा है जो टोटल एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन है वो कितना हो गया है? टोटल एनरोलमेंट हायर एजुकेशन हो गया 4.33 करोड़ 2021-22 में। फीमेल एनरोलमेंट रेशियो, फीमेल एनरोलमेंट कितना हो गया? 2.07 करोड़, ठीक है जी। टोटल एनरोलमेंट है आपका 4.33 और जिसमें से फीमेल एनरोलमेंट है आपका 2.07, यह हमें पता होना चाहिए। अगर मैं कैटेगरी वाइज एनरोलमेंट की बात करूं तो एससी में आपका देखा गया है 66.23, तो ये जिसमें फीमेल आपका 31.71 है। तो आपको इसको ऐसे मत याद करना 66.23 और 30, ऐसे तो आप नहीं याद कर पाए, तो इसको आप 66 से याद करो कि 66 लाख लगभग कितना हुआ है, और इसको डिवाइड करो 2 से, तो 33 आएगा, उसमें -2 और कर दो, 31 आपका ये आ गया। फिर आप करो 27 लाख एसटी में हुआ है, तो 27 का हाफ कितना हो जाएगा? 13.5, तो उसको 13.5 ऐसे याद करो। ओबीसी का कितना है? 1 करोड़ 63 लाख, ठीक है, तो 1 करोड़ 63 लाख है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 80 करीब बैठेगा, तो उसको 78 करके याद रखो, ठीक है जी। तो नहीं 1.63 करोड़ और उसको आप 78 लाख ऐसे याद करके रखो। एंड देन माइनॉरिटी एनरोलमेंट कितना इंक्रीज हो गया? माइनॉरिटी एनरोलमेंट हैज बीन इंक्रीज टू 30 लाख, तो माइनॉरिटी का एनरोलमेंट आपको याद रखना है 30.1 लाख है। फीमेल का माइनॉरिटी एनरोलमेंट इंक्रीज टू 15.2 लाख, ये आपको याद रखना है कि माइनॉरिटी का एनरोलमेंट बढ़ा है 30.1 से और फीमेल का एनरोलमेंट बढ़ा है 15.2 से। अगर मैं ओवरऑल जीईआर, फीमेल एससी जीईआर, फीमेल एसटी जीईआर की बात करूँ तो ये सब बढ़ रहे हैं, ठीक है, इनमें कोई दो राय नहीं है कि सब बढ़ रहे हैं। पर 2014-15 में कितना था? 23.7 था और अब से 28.4 हो गया। फीमेल जीईआर की बात करूँ तो 22.9 था, उससे 28.5 हो गया। फीमेल एससी जीईआर की बात करूँ तो 18.1 से 26 हो गया, और फीमेल एसटी जीईआर की बात करूँ 12.2 से 20.9 हो गया। ये बात हम बताऊँ जी। अब बोला स्टेट विद हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, तो स्टेट्स विद हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज 47%। फिर यूनियन टेरिटरी विद हाईएस्ट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज चंडीगढ़। जेंडर पैरिटी इंडेक्स पहले हमें समझना हो, जेंडर पैरिटी इंडेक्स होता क्या है? जेंडर पैरिटी इंडेक्स द रेशियो ऑफ द फीमेल जीईआर टू मेल जीईआर।
तो ये देखा गया कि जो फीमेल GER इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन मेल GER, तो इसकी वजह से जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा आएगा। अबव 1 ये 5 कंसिक्यूटिव साल से हैं, 5 कंसिक्यूटिव साल से जो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है वो अबव 1 है, ये हमें याद रखना ज़रूरी है। कॉलेजेस की बात करूँ तो स्टेट विद हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस उत्तर प्रदेश, जय योगी जय मोदी। तो 8375 आपके स्टेट्स में बात करूँ तो जो कॉलेजेस हैं वो उत्तर प्रदेश में। टॉप 50 डिस्ट्रिक्ट्स हैव 31.3% ऑफ टोटल कॉलेजेस। बोला कि जो टॉप की 50 डिस्ट्रिक्ट्स है ना आपकी, उसी में ही 31% आपका जो टोटल कॉलेजेस आ जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो जिस डिस्ट्रिक्ट में आपके कॉलेजेस हैं वो है बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में, जिसके आपके 1106 कॉलेजेस आ गए। और स्टेट विद हाई नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन है ना, 1 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, ठीक है, जो स्टेट में जो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस हैं वो कर्नाटका में है। कर्नाटका जो बेंगलुरु है वो भी कर्नाटका में, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लाख पॉपुलेशन है, जिसमें से आपके 66 कॉलेजेस पर लाख, 1 लाख बच्चों के लिए 66 कॉलेजेस हैं आपके पास। अब यूनिवर्सिटीज़ की बात करूं तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आपकी कितनी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कितना कंस्टिट्यूट करती है, 58.6%, 58.6% ऑफ टोटल यूनिवर्सिटीज़। आउट ऑफ द टोटल एनरोलमेंट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का एनरोलमेंट कितना है, 73.7%। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का याद रखो। और प्राइवेट का कैसे निकाल सकते हो, 100 माइनस 73.7 करके, ठीक है। तो सिर्फ एक याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो ही जाना है। तो गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटीज़ का एनरोलमेंट 73.7% है, ये बात हमें याद होनी चाहिए। फैकल्टीज़ की बात करूँ तो टोटल फैकल्टीज़ आपके पास 15.98 लाख आ जाती हैं, जिसमें से 56.6% आपके मेल हैं। बस फीमेल आपको याद नहीं करना है क्योंकि 100 माइनस कर लेना। 56.6% मेल हैं, 15.98 लाख इसमें टोटल फैकल्टीज़ हैं। पर 100 मेल फैकल्टी कितनी है, मतलब हर 100 मेल फैकल्टी में आपकी फीमेल फैकल्टी कितनी है, 77। यानी कि अगर 100 मेल आपके खड़े होंगे तो 77 फीमेल भी आपकी वहीं खड़ी होंगी। ये बात हमें पता करना है। उसके बाद आता है पीपल टू टीचर रेशियो। पीपल टू टीचर रेशियो की बात करूं तो पीपल टू टीचर रेशियो है 24, यानी कि हर 24 बच्चों में आपके पास एक टीचर है। तो ये बताइए कि जितना पीपल टू टीचर रेशियो कम होगा उतना फायदा है, कम ज़्यादा होगा उतना फायदा है। बेसिकली जितना कम होता जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कम बच्चों में बच्चे अच्छे समझ लेते हैं, क्योंकि हर एक टीचर का फोकस ज़्यादा होता है बच्चों के ऊपर। तो ये देखेंगे PTR इज 24 2021-22 में हम पता होना चाहिए। टोटल पास आउट्स कितने हुए, टोटल पास आउट्स में 1.07 करोड़। नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स एनरोल कितने हुए, 46,878। तो फॉरेन में कितने एनरोल हुए, 46,878 हुए, ये हमें बताना चाहिए। इन अंडर ग्रेजुएट लेवल एनरोलमेंट हाई सबसे ज़्यादा किस में है, अंडर ग्रेजुएट लेवल में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनरोलमेंट है आर्ट्स में। पोस्ट ग्रेजुएट में बात करूँ तो पोस्ट ग्रेजुएट में सबसे पहला आता है सोशल साइंस, उसके बाद आता है साइंस। एनरोलमेंट इन PhD की बात करूँ तो PhD में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट है, यानी कि 2.12 लाख टोटल एनरोलमेंट है, ये बताऊँ चाहिए। और फीमेल का जो PhD एनरोलमेंट है वो डबल हो गया है, ये बात हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि जो फीमेल का PhD में एनरोलमेंट है वो डबल हो गया है। डबल कैसे, 2014-15 में 0.48 था, और आज की तारीख में 2021-22 में जब देखा गया था, 2021-22 में उनका PhD एनरोलमेंट है 0.99 लाख, ये हमें बताना चाहिए। अब हम बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। तो साइंस स्ट्रीम में 57.2 लाख स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन साइंस स्ट्रीम, जिसमें से फीमेल आपकी हैं 29.8 लाख और मेल आपके हैं 27.4। ठीक है जी, 57.2 लाख हैं आपके टोटल एनरोल्ड साइंस स्ट्रीम में। फीमेल जिसमें आती है 29.8 और मेल जिसमें आते हैं 27.4। ठीक है, तो ये आपका इतना आईसी के बारे में था। तो एक बार हम क्वेश्चंस पर चलते हैं और देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वो है द टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस इन उत्तर प्रदेश इज द हाईएस्ट अमंग ऑल स्टेट्स इन इंडिया। बिल्कुल बात ठीक है जी, तो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल बात ठीक है। अब बोला ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन फॉर फीमेल स्टूडेंट्स हैज़ डिक्रीज्ड कंपेयर टू 2014-15। नहीं, ये बात गलत हो गई आपकी, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तो सबका हर केस में बढ़ रहा है, तो ये आपका गलत हो गया। आपसे बोला था जेंडर पैरिटी इंडेक्स इन हायर एजुकेशन हैज रिमेन्ड बिलो 1। नो हैज़, तो जेंडर पैरिटी इंडेक्स है 1.01 और ये 5 कंसेक्यूटिव ईयर से इतना ही है। तो यानी कि जो आपका फीमेल एनरोलमेंट है इट इज़ मोर देन द मेल एनरोलमेंट, तो आपका सिर्फ आपने 1 ओनली हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, रिव्यू द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू दिस। ओके, 341 यूनिवर्सिटीज 2014-15 से 341 यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश हुई, बिल्कुल बात ठीक है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कंस्टिट्यूट 58.6% टोटल यूनिवर्सिटी, बिल्कुल बात ठीक है।
फीमेल एनरोलमेंट इन पीएचडी कोर्सेज वर डबल्ड, बिल्कुल 2014-15 में कितना था 0.48, 0.4 से 2021 में कितना हो गया था 0.99 लैक्स। तो ये भी बात ठीक है, यानी इसमें आपके ऑल ऑफ द अबव हो गए, बिल्कुल हो गए। अब हम आते हैं 21st क्वेश्चन पे, बोला एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द आईसी रिपोर्ट, द एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इज द हाईएस्ट इन द आर्ट्स स्ट्रीम। अंडर ग्रेजुएट में आर्ट्स स्ट्रीम है, बिल्कुल बात ठीक है। बोला द नंबर ऑफ फॉरेन nationals enrolled in India is over 50,000. This is wrong क्योंकि 48,000 समथिंग था। इट इज़ लेस देन 50,000, दिस इज व्हाट वी नो। तो ये बिल्कुल गलत हो गया। बेंगलुरु अर्बन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस थे अमंग द टॉप 50, बिल्कुल बात ठीक है। तो 1 and 3 आपका ये ठीक हो गया। अब बोलता है आईसी रिपोर्ट में चौथा क्वेश्चन आ रहा है कि द नंबर ऑफ पास आउट्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 1.07 करोड़, बिल्कुल बात ठीक है। तेलंगाना हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लैक पॉपुलेशन, नो कर्नाटका हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस पर लैक पॉपुलेशन, और कितना था 66, यानी कि हर 1 लाख बच्चों के लिए 66 कॉलेजेस हैं वहाँ पर। द एनरोलमेंट इन पोस्ट ग्रेजुएट साइंस कोर्स इज लेस देन पोस्ट ग्रेजुएट सोशल साइंस कोर्स, बिल्कुल बात ठीक है। तो सबसे पहले आपका सोशल साइंस आता है, दूसरे में फिर आपका साइंस आता है, तो 1 और 3 इस केस में सही हो जाएगा, तो ये भी आपका ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन पर। जो 23rd क्वेश्चन है इट इज़ रिलेटेड विद ब्रांड फाइनेंस एंड इन्फोसिस की एक रिपोर्ट है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ब्रांड फाइनेंस एंड इन्फोसिस की एक रिपोर्ट है 18th ग्लोबल 500। 18th ग्लोबल 500 क्या बोल रही है उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। 18th ग्लोबल 500 इज रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस एंड इन्फोसिस। तो इन दोनों की मिली भगत है ये कि 18th ग्लोबल 500 रिपोर्ट आपके सामने आ पा रही है। यूएसए ने इसमें टॉप किया है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इंडिया का जो रैंक है वो 9th है, ये हमें याद रखना है। 100 मोस्ट वैल्यूबल, इन्होंने बोला कि 100 मोस्ट वैल्यूबल ब्रांड जो हैं उनकी जो वैल्यूएशन है वो $5 ट्रिलियन से पार है, ये बोला गया है। तो टॉप 5 वैल्यूबल ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो टॉप 5 वैल्यूबल ब्रांड्स आपकी कौन कौन सी आ जाती हैं। सबसे पहले आपका एप्पल आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट आ जाएगा, गूगल आ जाएगा, अमेजॉन आ जाएगा, सैमसंग आ जाएगा, ओके। और इसमें इन टॉप 100 में हमारी टाटा ग्रुप आ जाते हैं जिनकी जो रैंक है 64th रैंक है, और बोला गया है कि दिस इज द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फ्रॉम साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में जो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड है वो कौन सी है, टाटा ग्रुप है, ये हमें याद रखना है। और वर्ल्ड्स 25 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स की अगर मैं बात करूं तो जो 25 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स हैं, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स में हमारे पास सबसे पहला आ जाता है वीचैट, ये हमें याद रखना है। 17th नंबर पे आता है तो जय मुकेश अंबानी, जय जियो, और 23 नंबर पे LIC, 24th पे आता है आपका SBI। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि इंडियन कंपनीज कौन कौन सी हैं। 17 पे जियो है, 23 पे आपका LIC है, 24 पे आपका SBI है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट में आपको क्या क्या याद रखना है कि दिस इज रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस एंड इन्फोसिस, यूएसए ने टॉप किया है, इंडिया की रैंक 9th है, और दिस 100 मोस्ट वैल्यूएबल जो ब्रांड्स की वैल्यूएशन इट इज मोर देन $5 ट्रिलियन। टॉप 5 वैल्यूएबल ब्रांड्स में एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, सैमसंग, 64th रैंक टाटा ग्रुप की है, एंड दिस इज टाटा ग्रुप इज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड फ्रॉम साउथ एशिया। वर्ल्ड 25 स्ट्रॉन्ग ब्रांड्स में आपके पास पहले नंबर पे वीचैट आ जाता है, 17 पे जियो आ जाता है, 23 पे LIC, और 24 पे SBI आ जाता है, ठीक है। आपको अगर इतना याद है तो हम ये क्वेश्चन अब बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द 18th ग्लोबल 500 2024 रिलीज बाय ब्रांड फाइनेंस एंड इन्फोसिस, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ ब्रांड वैल्यू बाय कंट्री। रैंक ऑफ इंडिया इज 19th, और इसको टॉप किसने किया है, टॉप किया है यूएसए ने, टॉप कर दिया है, ये हमें पता होना चाहिए, ओके। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट रिपोर्ट पर। नेक्स्ट रिपोर्ट इज एज पर द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 विच कंट्री इज रैंक्ड एज हैविंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स। तो ये इसका आंसर तो यूनाइटेड स्टेट्स है ऑब्वियसली। तो सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स है वो यूनाइटेड स्टेट्स है, पर फिर भी इस रिपोर्ट को एक बार देखने की कोशिश कर लेते हैं कि ये बोल क्या रही है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, दिस इज रिलीज बाय ग्लोबल फायर पावर। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी में सबसे पहला है US, सेकंड नंबर पे रशिया, थर्ड पे चाइना, और इंडिया की रैंक है वो 4th रैंक है, ये हमें याद होना चाहिए। और भूटान जो है वो सबसे लीस्ट पावरफुल है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही बोला गया है। तो इसी सिलसिले के साथ हमारे जो सारी रिपोर्ट्स हैं वो सब कवर हो गई हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा रिपोर्ट्स को बहुत अच्छे से सीखने में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे ही नया कंटेंट लेकर आता रहूँगा। ओके, टिल देन थैंक यू, ख्याल रखिए।